हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की समरी जिसमें हम भोजन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो साइंस के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे सीरीज में और ये ईवीएस के लिए भी हेल्पफुल होगा। ये सीटेट पेपर 2 के लिए और फिर जो जो अदर एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं, है ना। ये देखिए, जो ये पहला टॉपिक है वो संघटक है। संघटक मतलब जिससे कोई पदार्थ बना होता है उस संघटक कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे के रखे हैं ये लोग। पके पके चावल जैसे रहता है यहाँ पे। पके चावल के बारे में सोचो करके कहा गया है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थ का उपयोग हुआ। दो पदार्थ कौन कौन से? पानी और चावल। तो क्या इसके संकट हो गए? ठीक है, वही बताना चाह रहे हैं ये लोग। और इसमें ज़्यादा खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करी जा रही है खाद्य पदार्थ के स्रोत की। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा जाए अंडा, अंडा कहाँ से आता है? तो सीधे सी बात है, मुर्गे से आता है ना। आप जो चावल खाते हैं वो कहाँ से आता है? जो धान होता है, जो फसल होती है, धान की फसल होती है, वहाँ से आता है। तो उसके स्रोत है ये, है ना। तो वही बताना चाह रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये देखिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये वाला दिख रहे वाला, है ना। ये मैंने अलग से इसको ऐड करा है। तो जैसे पूछते हैं ये लोग कि गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये इसके किस भाग को हम खाते हैं? ऐसा पूछते हैं ये लोग। तो उसका आंसर हो जाएगा, ये जड़ है ये लोग, है ना। गाजर हो गए, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है? जड़ में आते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है जड़ें करके, है ना। तो इसलिए फोकस करें इसको थोड़ा, जड़ है करके, है ना। इसके बाद ये देखिए, कुछ 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 ऐसे चीज, ऐसे भोजन है जिसको हम, जिसके तना को हम खाते हैं। जैसे कि आलू, आलू को उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये तना है। ये प्याज भी तना में आता है। लहसुन, अदरक, ये तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्याज, आलू और अदरक ये पूछ देते हैं। और गन्ना भी, लहसुन को तो नहीं पूछे अभी तक। गन्ना, अदरक, आलू और प्याज इसके पूछ चुके हैं। तो ये तना में आते हैं, है ना। और उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला आपका पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रखे हैं, पालक, गोभी, पता है ना वो पत्ते वाली गोभी, है ना, जिसको बोलते हैं पत्ता गोभी बोलते हैं लोग, है ना। उसकी बात हो रही है, तो क्या है, वो पत्ते में आता है ना। उसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, पौधों के फूल भोजन के रूप में, है ना। कुछ कुछ फूल होते हैं जिसको अपन खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, है ना। बता रहा है जैसे कुछ पौधों के फूलों को फल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण, केले का पौधा। जो केले का पौधा रहता है ना, जो केला होता है, वो खुद फूल है असल में, जिसको अपन खाते हैं। और यहाँ पे दिया है कद्दू का पौधा आदि, है ना। पौधों के फल, कुछ पौधे अपने भोजन को फल के रूप में संग्रहित करते हैं। सेब, अमरूद, आम, ये लोग, ये क्या है, ये भोजन के रूप में हम इसका यूज करते हैं। सेब, फल, ये सब, है ना। मतलब हमें बताना क्या चाह रहे हैं, कुछ जो पौधे हैं, जैसे आम का पौधा रहता है ना, वो अपना भोजन कहाँ पे संग्रहित करता है? आम के रूप में संग्रहित करता है ना, फल के रूप में। तो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह संग्रहित करते हैं, बता रहे हैं ना। उनका इस तरह से उपयोग करते हैं ना। और देखिए यहाँ पे और एक टाइप होता है, पौधों के बीज। कुछ पौधे अपने भोजन को अपने बीज में संग्रहित करते हैं ना। जैसे वो जो आपकी मूंगफली रहती है ना, तो जो उसके बीज बीज को अपन खाते हैं, क्योंकि वहां पे भोजन संग्रहित रहता है। हाँ, ये इसको देखिए, यहाँ से एक फोटो क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। पे ध्यान क्या देना है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीज को ग्लास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? तो यहाँ पे जो बताया ना, गीला कपड़ा में रख लपेट कर रख दीजिए करके, तो इसी को बता रहे हैं। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। एक कटोरी लेना है और उसमें पानी इतना डाल के उसमें बीज रख देना है। जो अपना मूंगफली वगैरह है ना, मूंगफली बोलते हैं, मूंग का बीज है, उसको डाल देना है। अब उसके बाद एक दिन के लिए छोड़ देना है और उसके एक दिन के बाद हमको निकालना है। और इसको
जो गीला कपड़ा होता है ना, गीला कपड़ा में इसको डाल के ये जो मूंग है, भिगाया मूंग है, उसको डाल के रख देना है। आपको दिखेगा कि 1 दिन बाद दिखेगा कि उसमें वो अंकुरित हो गया रहेगा, ये है ना, उसके जो छोटे छोटे रहता है ना, सफेद सफेद चीज आ गया रहता है, जड़ बोल सकते हैं, अंकुरन बोल सकते हैं ना, वो आगे रहता है, तो उसी को खा सकते हैं, प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे जो गीला कपड़ा में रखते हैं नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको फोकस करना है, गीला कपड़ा में रखते हैं इसको करके। यहाँ पूछ रहा था एक क्वेश्चन, देखिए, मधुमक्खी फूलों से मकरंद या फिर मीठे रस को एकत्रित करते हैं और छत्ते में भंडारित कर रखते हैं। फूल और मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही महीने उपलब्ध होते हैं, जिससे मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेते हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। पौधे खाएंगे, फिर शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधे खाएंगे, फिर उसके बाद मांसाहारी जंतु जो इस शाकाहारी जंतु खाएगा, फिर सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, मतलब कि शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। जैसे कि इंसान, इंसान किस में आता है, सर्वाहारी में आता है, क्योंकि वो चिकन वगैरह भी खा लेता है और आपके हरे सब्जी भी खाता है, तो इसलिए बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सारांश देख लीजिए, है ना। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है, तो सच है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं, ये वाला, ये फिर इन द ब्लैंक्स में आता है कभी कभी। उसके बाद जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा प्राणी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, है ना। इसको आप लोग फिल करिएगा और बताइएगा। चलिए अब अपन सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें है भोजन के घटक। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहले पहले शुरू करते हैं, भोजन के घटक घटक में क्या क्या आते हैं। भोजन के घटक यहाँ देखिए, इसको पढ़िए। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक, फिर जो भोजन के घटक है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। मंड का टेस्ट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेते हैं और उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं और अगर वो नीला या काला हो गया है तो उस पे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, अन्यथा नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का ही, किसमें है कि नहीं। ये आलू है, आलू में क्या करें, पहले 3 बूंद, 2 से 3 बूंद आयोडीनिक बूंद डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नीला या फिर काला हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया, हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर नीला काला नहीं होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। ये हो गया कार्बो। प्रोटीन की टेस्ट कैसे करते हैं देखते हैं उसको। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे पहले पेस्ट बनाते हैं और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनीली में डाल देते हैं और 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं, है ना। अब ड्रॉपर सतह से प्रणाली में 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए पगडंडी को रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि अगर वो बैंगनी रंग का हो जाता है, अगर ऊपर पगडंडी में अगर बैंगनी रंग दिखता है तो उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है, अन्यथा नहीं है। करते क्या है देखिए, एक एक परखनी लेते हैं और उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसके पीस कर डालते हैं पहले, है ना। उससे पहले 10 बूंद, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप वाइज होता है ना। पहले डालते हैं 10 बूंद पानी, ठीक है, और उसका डालते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। वो कितना रहता है, 2 से 3 बूंद रहता है, ठीक है। थर्ड रहता है आपका कास्टिक सोडा, मतलब NaOH। वो कितना रहता है, वो रहता है आपका, वो भी 10 बूंद रहता है ना। पूरा मिला देते हैं इसको और उसके बाद इसको हिलाते हैं। तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर वो बैंगनी रंग का हो गया, है ना, बैंगनी रंग का होना चाहिए,
तो उसमें क्या है, आपका प्रोटीन उपस्थित है अन्यथा नहीं है। बस इसको फोकस रखिएगा। हाँ, इसमें देखिए कि ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट में कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट में नीला या काला रंग था, और यहाँ प्रोटीन में क्या है, बैंगनी रंग है। देखिए वसा का टेस्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, है ना। वसा के लिए बहुत आसान है। वसा के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको आप एक कागज में लपेट लीजिए, और अगर वो कागज अगर तेल तेल या फिर उसके आर पार देखा जा सकता है तो समझ जाइए कि उसमें वसा उपस्थित है, अन्यथा नहीं है। समोसा वो कागज में लेके आते हैं ना, तो देखते हैं कि समोसा वाला जो कागज रहता है वो वो अखबार है ना, वो अखबार खुद आर पार देखने लगता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वसा रहती है। बस इतना ही है इसमें। अब किस में क्या पाया जाता है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में से पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मक्का में, पाया जाता है आम में, पाया जाता है तरबूज में, पपीता में, गन्ना में, आलू में, स्पेशली आलू में, है ना, शकरकंद में, गेहूं में, चावल में तो रहता ही है ना, बाजरा में, है ना। ध्यान रखिए एक चीज को कि ये जरूरी नहीं कि जैसे कि मक्का मान लेते हैं ना, मक्का में ये जरूरी नहीं कि मक्का में से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता होगा, है ना, उसमें प्रोटीन भी पाया जा सकता है, विटामिन भी पाया जा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही खाद्य पदार्थ में 2 या 3 से अधिक पोषक तत्व पाए जा सकते हैं, है ना। कुछ फोकस रखिएगा। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो है दलहन वाली जो चीज़ रहती है ना, उसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है। ये वसा के बारे है कि किस किस जगह पर वसा पाया जाता है। जैसे पादप स्रोत ये वाला है। जैसे पादप को बोलोगे तो तिल से, तिल तो पादप से प्राप्त होता है ना, गिरी हो गई है ना, मूंगफली से भी तेल बनता है, तो ये क्या है, पादप स्रोत है। लेकिन बी वाला जो जंतु स्रोत है ये वाला, है ना, ये जंतु स्रोत है। जैसे मछली, अंडा, मक्खन, दूध, घी, मांस, सब क्या है, ये जंतु वाला है ना। देखिए प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं। ये वाला है प्रोटीन पादप स्रोत, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये प्रोटीन पादप स्रोत है। इसमें सोयाबीन, मटर, राजमा, तुअर दाल, मूंग, चना, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। और यहाँ पे बी देखिए जंतु स्रोत, जंतु क्या क्या आता है जंतु स्रोत में, अंडा, दूध, मछली, या ये पनीर, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं जो जंतु जंतु से मिलते हैं। जैसे दूध आपको गाय से मिल जाता है, गाय भैंस बकरी इससे मिल जाता है ना। पनीर भी गाय भैंस से मिल जाता है, अंडा तो मुर्गी से मिल जाता है, तो जंतु से मिलता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। विटामिन सी के स्रोत बहुत जरूरी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आंवला में होता है, नींबू, मिर्च, अमरूद, टमाटर, संतरा, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। विटामिन की जो इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में थोड़ी सी रहती है, थोड़ी सी विटामिन रहती है तो ही वो हमारे लिए आवश्यक है। उससे ना ज़्यादा नहीं चाहिए ना ही कम चाहिए, है ना। इससे रोग भी होता है, विटामिन की अल्पता से भी रोग होता है, विटामिन की अधिकता से भी रोग होता है ना। चलिए विटामिन की बात आ गई तो मैं विटामिन से जो जुड़े रोग है वो बताता हूँ आपको, है ना। तो पहले मैं उसको कवर करता हूँ विटामिन के रोग क्या क्या है करके, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दे रखा है ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, उतना ही देख रखा है। मैंने यहाँ पे ऐसे निकाला है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए विटामिन ए में आप, ए का रासायनिक नाम भी इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी रासायनिक नाम दिए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, है ना, ये बेहद जरूरी है। विटामिन के रासायनिक नाम याद होने चाहिए, और उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है सब याद होनी चाहिए। जैसे कि
चलो पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए। विटामिन ए का जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी1 का थायमीन, बी2 का रिबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन। देखिए इसको निकोटिनिक भी बोलते हैं ना, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं इससे विटामिन बी3 को। इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं विटामिन बी2 को। बी5 को पेंटोथेनिक कहते हैं, बी6 को पायरोडॉक्सिन है ना, और बी7 को बायोटीन, बी9 को फॉलिक अम्ल, बी12 को साइनोकोबाल्ट एमीन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन में धातु पाया जाता है ना, तो ये वाला होता है साइनोकोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है ना यहाँ पे, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ इसको इम्पोर्टेंट है। उसका बाद है स्कारबिक अम्ल है ना, स्कारबिक अम्ल विटामिन बी सी को कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं ना, कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं इसको, और कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं ना। विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं ना। इनसे होने वाले रोग देख लेते हैं ना। विटामिन ए से होता है आपका वर्णतंत्र, रेटिनॉल, ये तो आपको पता है, रेटिनॉल जो रेटिना होता है आँख में, तो उसी से जुड़ मिलके नाम बना होगा रेटिनॉल। इससे क्या होता है, वर्णतंत्र होती है। विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 से चमड़ी का सफ़ेद होना होता है ना, चमड़ी सफ़ेद हो जाती है। या फिर इसका और एक नाम रहता है, विटामिन बी2 से एक यहाँ पे राइबोफ्लेविन है, बेस चमड़ी का सफ़ेद होना लिखा है यहाँ पे। एक इसका एक नाम रहता है, इसे किलोसिस कहते हैं ना। विटामिन बी2 से किलोसिस होता है, मतलब कमी से। और फिर आगे बढ़ेंगे तो पता चला आपको विटामिन बी थ्री से आपको होता है पिलाग्रा है ना, पिलाग्रा रोग होता है। इसमें चर्मग्राह लिखा है, पिलाग्रा कहते हैं ना, पिलाग्रा रोग होता है विटामिन बी3 कमी से। विटामिन बी5 कमी से चमड़ी का फटना है ना, यहाँ पे जनन क्षमता में कमी आती है ना, बाल सफेद होना, ये सभी आता है विटामिन बी5 से। विटामिन बी6 से खून की कमी, त्वचा रोग है ना, ये भी होता है। पेशी ऐंठन होती है ना, चर्म रोग, रुधिर क्षीणता, ये सब खून की कमी, रुधिर क्षीणता, त्वचा रोग, चर्म रोग, ये सब। विटामिन बी7 से देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लकवा है ना, शरीर में दर्द, बाल गिरना, विटामिन बी7 कमी से होता है। बायोटीन है ना। और ये देखिए विटामिन बी9 जिसे फोलिक अम्ल कहते हैं, उसे कहते हैं खून की कमी, पेचिश रोग भी होता है ना, कमी से। और विटामिन बी12 कमी से क्या होता है, तो देखिए पीलिया होता है ना, फिर खून की कमी होती है। इसके दो और नाम है, जैसे विटामिन बी9 की कमी से एक और रोग होता है, बताता हूँ आपको, होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बी9 की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है, उसको ध्यान रखेंगे। और बी12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। तो दो इंपॉर्टेंट है, बी9 की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और बी12 से होता है परनीसियस, लिखते नहीं भर रहे हैं यहाँ पे तो खैर, परनीसियस एनीमिया तो रोग होता है ना। और विटामिन सी से क्या क्या रोग होते हैं देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होते हैं स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन आना, ये इसके दो रोग हैं है ना। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, ध्यान रखिए, इसमें होता है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, इससे होता है सूखा रोग तो होता ही है, उसके साथ साथ एक और रोग होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिलिया है ना, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया, इससे एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है देखते हैं। विटामिन ई के जिसका रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है, जिसमें प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के की कमी से, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से होता है खून का थक्का नहीं जम पाता है। क्या है कि विटामिन जो के है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि वो खून को रोकता है ना, लेकिन इसकी कमी हो जाती है जिससे कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगी आप लोग को, विटामिन जो कौन सा विटामिन जल में घुलता है, कौन सा विटामिन जल में नहीं घुलता। विटामिन दो टाइप होते हैं ना, तो इसमें जो जल में घुलने वाला जो विटामिन होता है
वो है विटामिन बी और सी। जो जल में घुलते हैं कौन है, बी और सी, और बाकी जितने भी हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, है ना। और जल में जो, लेकिन जो जल में नहीं घुलता है वो वसा में घुलता है, जैसे विटामिन ए, डी, के, ई। और एक फोटो कुछ बनते हैं यहाँ से कि विटामिन की खोज किसने की थी, सॉरी विटामिन का नाम, एक और कुछ बनता है यहाँ पे, विटामिन का नाम किसने रखा। तो विटामिन का नामकरण जो है फूंक ने किया था। किसने किया था, फूंक ने। ना ध्यान रखिए इसको, फूंक ने इसका विटामिन का नामकरण किया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है इस जगह से। उसके बाद आप इसको फुलफिल करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और बचता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आहारी रेशे। आहारी रेशे किस काम आते हैं उसको देखते हैं। आहारी रेशे क्या करते हैं, पेट साफ रखते हैं ना। ज़्यादातर देखेंगे जो सैलेड वगैरह रहता है ना उसमें आहारी रेशे रहते हैं, गाजर वगैरह में भी आहारी रेशे रहते हैं और पेट साफ करने में हेल्प करते हैं ना। तो आहारी रेशे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछते हैं, एक आध बार पूछें इसको भी कि आहारी रेशे क्या करते हैं करके, तो इसे फोकस रखिएगा। जिसे आहारी रेशे या फिर रुचांश भी कहते हैं ना, कुछ भोजन में पाया जाता है और तंतु वाला होता है। तंतु, तंतु में पदार्थ है, शरीर की वृद्धि नहीं करता। देखिए कोई वृद्धि के लिए काम नहीं आते हैं, क्योंकि इसका पाचन नहीं कर पाते हैं अपन, हाँ इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ये कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया होता है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतुलित आहार क्या हो जाएगा फिर, इसमें सभी मात्रा अवेलेबल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो उसमें, प्रोटीन हो उसमें, विटामिन हो, खनिज लवण हो, है ना, थोड़ी विटामिन भी थोड़ी मात्रा में हो, तो वो सब इम्पोर्टेंट है ना। देख खनिज से होने वाले रोग भी यहाँ दिया हुआ है इस जगह पे, मैं दिखाता हूँ आपको ये कुछ रोग। ये देखिए, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए विटामिन ए की कमी से क्षीणता रोग होती है, जिससे कमजोरी, दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है ना। इसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। इसे कहते हैं रतौंधी, कहते हैं ना, रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी वन की कमी से तो बताया था, बेरी बेरी होता है अगर बताया था, है ना। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो घाव भरने में कम समय लग रहा है ना, सॉरी अधिक समय लग रहा है ना, तो ये वाला विटामिन की कमी से भी होता है। सॉरी खून का बहाव होता है उसमें, है ना। हम्म। यहाँ पे कंफ्यूज मत होएगा कि स्कर्वी, स्कर्वी में भी घाव भरने में अधिक समय लगता है, विटामिन के में भी, लेकिन विटामिन के में खून बहता है ना। कमी से खून बहता है, जबकि यहाँ पे घाव नहीं भर पाते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें अस्थियों का मुलायम मुड़ जाना, है ना। रिकेट्स रोग, या फिर रिकेट्स तो कुत्ता काट होता है जहाँ तक। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं ना। और आप बता रहे विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है ऑस्टोमेलेसिया। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंतक्षय होता है, कमजोरी, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं ना। विटामिन देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, इसे गाइटर भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। गर्दन ग्रंथि का फूल जाता है, गर्दन जो गर्दन गर्दन की जो ग्रंथि रहती है वो फूल जाती है। बच्चों में मानसिक रूप से विकलांगता आ जाती है ना। लोहे की कमी से रक्त अल्पता होती है, अरक्तता, जिसे क्या बोलते हैं एनीमिया भी कहते हैं ना। और मैं बताया था आपको कि विटामिन बी की कमी से मेगलोप्लास्टिक एनीमिया होती है, और विटामिन बी12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होती है, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो देखिए सारांश देख लेते हैं इस चैप्टर का। सारांश में आ जाता है, पहला है भोजन,
भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। और सेकंड है इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा देते हैं। अच्छा, कितने ऊर्जा देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको देता है एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। जबकि जो प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जो वसा होती है उससे हमें मिलती है 1 ग्राम वसा से करीब 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई गई एनसीईआरटी के समरी में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट छूट जा रही है। मैं बताता कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि जो प्रोटीन होती है वो 20 तरह के अमीनो अम्लों से बनती है। 20 तरह के अमीनो अम्लों से बनती है ना। और इसमें दो प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पहला है आवश्यक, दूसरा है अनावश्यक, है ना। आवश्यक में कौन आते हैं? जो हमारे बॉडी में पहले से अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में नहीं है वो आवश्यक कैटेगरी में आते हैं। और अनावश्यक कैटेगरी वो लोग आते हैं जो पहले से हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं। वो वसा अम्लों को सॉरी वो अमीनो अम्लों को अपन अनावश्यक में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और वसा भी दो प्रकार का होता है, सरल लिपिड, है ना। दूसरा देखते हैं, जो वसा होती है वो किससे बनती है ना। वसा किससे बनती है? तो वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर से होते हैं। देखिए वसा किससे बनती है? तो वसा बनती है आपकी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर, है ना। ग्लिसरॉल के जो एस्टर रहते हैं ना उनसे बनती है वसीय अम्ल, है ना। और इसके दो कैटेगरी बनते हैं, वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड, जो लिपिड है ना वसा या लिपिड, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड। सरल लिपिड सरल लिपिड में क्या होता है? इसमें वसा अम्ल नहीं होते, तो ये क्या है? सरल लिपिड है। और इसमें वसा अम्ल बसे होता है उसे क्या बोलते हैं? जटिल लिपिड कहते हैं। ठीक है, जटिल लिपिड उसको कहते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है, और फिर प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सॉरी, विटामिन तो बता दें आपको, कार्बोहाइड्रेट पाउडर होता है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको देता है एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। जबकि जो प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जो वसा होती है उससे हमें मिलती है 1 ग्राम वसा से करीब 37 किलो जूल या फिर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई गई एनसीईआरटी के समरी में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट छूट जा रही है। मैं बताता कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि जो प्रोटीन होती है वो 20 तरह के अमीनो अम्लों से बनती है। 20 तरह के अमीनो अम्लों से बनती है ना। और इसमें दो प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पहला है आवश्यक, दूसरा है अनावश्यक, है ना। आवश्यक में कौन आते हैं? जो हमारे बॉडी में पहले से अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे बॉडी में नहीं है वो आवश्यक कैटेगरी में आते हैं। और अनावश्यक कैटेगरी वो लोग आते हैं जो पहले से हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं। वो वसा अम्लों को सॉरी वो अमीनो अम्लों को अपन अनावश्यक में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और वसा भी दो प्रकार का होता है, सरल लिपिड, है ना।
दूसरा देखते हैं, जो वसा होती है वो किससे बनती है ना। वसा किससे बनती है, तो वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर से होते हैं। देखिए वसा किससे बनती है, तो वसा बनती है आपकी वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर ना, ग्लिसरॉल के जो एस्टर रहते हैं ना, उनसे बनती है वसीय अम्ल ना। और इसके दो कैटेगरी बनते हैं, वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड, जो लिपिड है ना, वसा या लिपिड, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड। सरल लिपिड, सरल लिपिड में क्या होता है, इसमें वसा अम्ल नहीं होते, तो ये क्या है, सरल लिपिड है। और इसमें वसा अम्ल बसे होता है, उसे क्या बोलते हैं, जटिल लिपिड कहते हैं। ठीक है, जटिल लिपिड उसको कहते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है, और फिर प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सॉरी, विटामिन तो बता दें आपको, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको देख लेते हैं लास्ट पर, है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट कमी से पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से रिलेटेड है। जैसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, है ना। जो पहला फैक्ट है इसमें ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है, तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। एक पूछा जाता है लाइपोजेनेसिस, है ना। लाइपोजेनेसिस क्या होता है, जब जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं ना, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो वसा के रूप में, फैट के रूप में हमारे बॉडी में एकत्रित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस कहते हैं। हम्म। और दूसरा होता है ग्लूकोज के अधिक्य। जो ग्लूकोज की अधिकता जब हो जाती है हमारे बॉडी में, तब वो यकृत या फिर मांसपेशी में जमा होता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। जो ग्लूकोज की अधिकता अगर हो जाती है हमारे बॉडी में, तो वो यकृत, कहाँ जमा होता है, यकृत और मांसपेशी में जमा होता है। हमारे शरीर में जो यकृत और मांसपेशी रहता है उसमें जमा होता है आपका ग्लूकोज, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो दो टर्म यहाँ से पता चलता है हम लोग को, पहला लाइपोजेनेसिस, पहला लाइपोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस में क्या होता है, लाइपोजेनेसिस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो फैट के रूप में जमा होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है वो हमारे जो यकृत और मांसपेशी में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, जिससे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये डिफरेंस दोनों में ध्यान रखिएगा। प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन से कौन कौन से बीमारी या फिर क्या फैक्ट है उसके, है ना। देखिए प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है। पहला होता है क्वाशियोकर, पहला रोग होता है क्वाशियोकर, क्वाशियोकर पहला रोग होता है। दूसरा होता है मारास्मस, मैरस्मस रोग होता है ना। दो रोग होता है, क्वाशियोकर या फिर मैरस्मस। ये प्रोटीन कमी से दो रोग बनते हैं, है ना। आपको इसका परीक्षण तो बता दें अभी, है ना। परीक्षण कैसे करते हैं फिर को बता रहा हूँ आपको, प्रोटीन पर टेस्ट कैसे करते हैं। पहले जो खाद्य पदार्थ रहता है उसका चूर्ण बनाते हैं, उसके बाद एक परखनली लेते हैं, उस परखनली में उस खाद्य पदार्थ को डालते हैं, और उसमें फिर 10 बूंद पानी डालते हैं, फिर दो दो से तीन बूंद CuSO4 डालते हैं,
फिर उसके बाद 10 बूंद NaOH डालते हैं, है ना। और अगर वो बैंगनी रंग दिखता है तो उसमें प्रोटीन अवेलेबल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, वसा के बाद देख ले थोड़ा सा अभी, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं। देखिए, जो भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। संतृप्त वसा होती है ना, संतृप्त और असंतृप्त पढ़े होंगे आप लोग, है ना। संतृप्त वसा होती है, और जो संतृप्त वसा रहती है तो उसकी वजह से हमें रोग हो सकता है, हमारे हृदय रोग हो सकता है संतृप्त वसा खाने से, है ना। जिससे इस रुधिर में, संतृप्त वसा से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाइपोकोलेस्टेरोलिमिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया एक होता है रोग, तो वो हो जाता है अगर संतृप्त वसा की मात्रा अगर भोजन में अधिक होती है तो। और लिपिड की अधिकता से मोटापा बढ़ता है, मतलब वसा की अधिकता होगी तो हमारा जो मोटापा है वो बढ़ेगा। और देखिए, मोटापा जितना अधिक होता है वो उतना बीमारी को लेके आता है ना। तो हमें किसका यूज करना है, तो हमें असंतुलित वसा होते हैं ना, उसका यूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।